नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लोहा सर जीएस में। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अनसॉल्व्ड को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों ये सेट 4 है, 2022 में पूछा गया है और 822 और AY वाला सेट है। और ये जो अनसॉल्व्ड हमने लिया है, कोई भी सेट हो, चाहे वो अग्रवाल का हो या HM का हो, किसी का भी हो, आप ये वाला सेट याद रखिएगा 822 AY, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको समझते हैं। लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, एक दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन लिखते हैं, एक P दिया है फ्रेंड्स, अगला सेकंड वाला दिया है P+1 और थर्ड दिया है 2P एंड जो फोर्थ दिया है वो आपका दिया है 2P+1। फ्रेंड्स, सम पूर्णांक के लिए और विषम पूर्णांक के लिए एक रूल होता है, उसको समझिए, कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए इसमें कह रहा है धनात्मक पूर्णांक p, तो p एक क्या है? p एक धनात्मक पूर्णांक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब है कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसी तरीके से कोई भी वैल्यू हो सकती है p की जगह पे। अब रूल क्या होता है? जो सूत्र होता है वो 2 सूत्र होते हैं। आपको सम के लिए क्या लगाना है? वो 2m होता है। 2m का मतलब आप 2p भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें अगर 2p है तो वो सम पूर्णांक है, मतलब ये देखिए 2p है, ये सम पूर्णांक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और विषम पूर्णांक के लिए, विषम के लिए जो सूत्र होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है? वो होता है 2m+1, मतलब हो जाएगा 2p+1। ये जो होगा वो विषम पूर्णांक के लिए होगा। आपको ये दोनों याद रखने हैं। इस क्वेश्चन से आप 2 प्रश्न लगा सकते हैं, 2 क्वेश्चन को समझ सकते हैं, एक सम वाला और विषम वाला। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो 2 पूछे जाएंगे, एक सम पूछा जाएगा और विषम पूछा जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू रख लीजिए। देखिए अगर हम p की वैल्यू 1 रखते हैं तो हो जाएगा 2 × 1 + 1, कितना आ जाएगा? 3, और 3 एक विषम क्या है? नंबर है, ठीक है, तो ये विषम है। आप कोई भी, अब 2 रख लीजिए यहाँ पे, यहाँ 2 रख के देख लीजिए, 2 × 2 + 1 कितना आ जाएगा? 2 × 2 = 4 + 1 तो आ जाएगा 5। तो ये भी क्या है? एक विषम है। तो आप देख रहे हैं, आप कोई भी वैल्यू p की यहाँ पे रखें, आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा विषम नंबर मिलेगा, विषम संख्या मिलेगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को समझना है। सेकंड प्रश्न है जो हमारा दूसरा प्रश्न है, ये सभी खंड कीजिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न हम कर रहे हैं। सेकंड प्रश्न है, लिखा है बिंदु A है -4,0, B है 4,0 और C है 0,3। एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, वह त्रिभुज होगा। कह रहे हैं ये एक त्रिभुज के शीर्ष हैं और वह त्रिभुज होगा। क्या होगा हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज आप बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये वाला बिंदु है -4,0, ये वाला बिंदु है 0,4 और ये मान लीजिए जो बिंदु है आपका 0,3। ये A है मान लो, ये B है और ये C है। दोस्तों अगर A और C के बीच की हम दूरी का सूत्र लगाएं तो AC के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब AC इक्वल टू, अब इन दोनों में यहीं पे आप x1 x2 y1 y2 लिख लीजिए। ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब देखिए x2 हमारे पास 0 है तो हो जाएगा यहाँ पे √, ये हो जाएगा 0 माइनस
x1 है 4, तो ये हो जाएगा +4, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ आएगा तो +4 लिख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है। इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 क्या है फ्रेंड्स 3 है, तो हो जाएगा 3, और ये है 0, तो हो जाएगा माइनस का 0 का होल ऑफ स्क्वायर। तो AC जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स 9, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा 16 + 9, तो AC फ्रेंड्स आपका कितना आ जाएगा अंडर रूट 25। फ्रेंड्स अगर हम इसको बाहर निकालेंगे, AC इसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 5। तो ये वाली जो साइड आपकी आ गई है वो कितनी आ गई है फ्रेंड्स 5 आ गई है। अब इधर देखिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको करते हैं, A और B की बीच की दूरी निकालेंगे, तो AB = अंडर रूट, फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। AB = अंडर रूट x2 फ्रेंड्स क्या है, ये 4 है तो हो जाएगा 4, माइनस x1 क्या है -4 है तो ये जाएगा +4 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, यहाँ पे देखिए 0, इधर भी 0 है y1, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB = आ जाएगा अंडर रूट 4 + 4 होता है 8 का स्क्वायर। अगर इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो AB क्या आ जाएगा, बाहर 8 ही आएगा, 1 लिख लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा आपका 8। अब जो डिस्टेंस बची है इन दोनों के बीच की, तो लिखेंगे BC की लिख लीजिए, तो हो जाएगा BC = अंडर रूट। अब BC में क्या कर लीजिए, ये x2 y2 है, ये x1 आप अब y1 मान लीजिए, तो हो जाएगा 4 - 0, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 - 3, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो B और C फ्रेंड्स आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, और प्लस 3 का कितना आ जाएगा 9। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 25। अब फ्रेंड्स इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। तो ये समझ में आपको आ गया। यहाँ पे देखिए 5 आया है, तो ये वाली साइड कितनी आएगी 5 आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि दो साइड 5 आई हैं, एक 8 आई है। जब दो भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं और एक अलग होती है, तो वो त्रिभुज जो हमारा बनता है वो आ जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो जो हमारा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों अगर हम आपको ये बता रहे हैं तो हमको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जो है समझ सकते हैं, थोड़ा वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ऑप्शनल का बहुविकल्पीय का, वो देखिए क्या है। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः, तो मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 कितना है दिया है 20, और दूसरे का दोस्तों दिया है वो है A2, वो कितना दिया है वो मान लीजिए है 45। ये सेंटीमीटर क्षेत्रफल स्क्वायर में दिए हैं, तो ये जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होता है, देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। इसके लिए एक सूत्र होता है, उसको समझिए, उसको देख लीजिए, उसी से हो जाएगा। वो होता है H1/H2 = अंडर रूट A2/A1। अब देखिए H1/H2 = क्या हो जाएगा अंडर रूट A2 कितना है 45, A1 कितना है 20। तो फ्रेंड्स को कट कर लीजिए, 5 से करिए तो हो जाएगा 5 4 जा 20, इसको करिए 5 9 जा 45। H1/H2 = आ जाएगा 9/4 अंडर रूट। इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 3, ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, क्योंकि 9 का अंडर रूट 3 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो जो H1/H2 आया है वो कितना आ जाएगा 3/2।
जो इसका रेशियो बनेगा तो क्या बन जाएगा, H1 रेशियो H2 इक्वल टू 3 रेशियो 2, इस तरीके से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है वो देखिए क्या है, यदि tan थीटा इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है, एक त्रिभुज बना लीजिए भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो एक त्रिभुज ऐसे बना लीजिए, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें कह रहा है tan थीटा, क्या दिया है, tan थीटा, वो कितना दिया है फ्रेंड्स, वो है आपका 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब क्या कर लीजिए, tan होता क्या है, tan दोस्तों होता है लंब बटे आधार, तो हो जाए ये लंब बटे आधार। लंब कितना है दोस्तों 2ab और आधार कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कोई मान लीजिए a है, b है और ये c है, तो अब हम क्या निकालेंगे, और पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है cos थीटा का मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स करेंगे क्या, सबसे पहले इसका कर्ण निकालेंगे, तो सूत्र लगाएंगे, तो होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब है 2ab का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आधार कितना है, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 2ab का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, और ab का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर कर लीजिए तो हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए इसको, देखिए यहां पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब यहां पे ऐसे ही इसको लिखा रहने दीजिए, a स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा भैया, तो हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब फ्रेंड्स k स्क्वायर, अब इसको क्या करिए, इधर लिख लीजिए, इसको उधर लिख लीजिए, या तो आप सीधा समझ सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab प्लस का, तो वो क्या होता है, वो होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो आपके लिए ये a है और ये b है जो अंदर लिखा हुआ है, मतलब a स्क्वायर आप a मानेंगे, b स्क्वायर को b मानेंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या है कि आपका k का मान निकालना है, तो ये स्क्वायर उधर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो भैया इसको बाहर जब निकालेंगे तो ये देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, k का मान आपका दोस्तों आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका ये मान कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब cos थीटा होता क्या है, होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या कितना है भैया, cos थीटा निकाल लीजिए यहीं से, cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भैया कर्ण कितना निकला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से इस प्रश्न को करेंगे। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सेकंड दिया है, क्या दिया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम करेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न एक त्रिज्य खंड के ऊपर है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो उसको समझते हैं। तो दोस्तों जो हमारा डा वाला प्रश्न है उसको देखते हैं। ये है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। भैया बड़ा कठिन प्रश्न है, आपको यही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको समझते हैं। देखिए आप सीधी बात है, ये रा वाला है, इसको समझिए।
ये मान लीजिए घड़ी हो गई। अब भैया घड़ी जो होती है वो क्या होती है, पूरा जब चक्कर काटती है, मिनट की सुई या घंटे की सुई हो या सेकंड की सुई हो, वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये मान लीजिए आपकी हो गई घंटे की सुई, ये आप ले लीजिए हावर, और ये हो गई आपकी मिनट की सुई, ये ले लीजिए मिनट। अब कह रहा है कि जो लंबाई है मिनट वाली सुई की वो 14 सेंटीमीटर है। अब भैया ये केंद्र से होता है, और केंद्र से ये मान लीजिए ऐसे ही तो घड़ी की सुई होती है, तो ये है 14 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगी महाराज, ये हो जाएगी त्रिज्या, मतलब आर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर भैया दिया हुआ है ना। अब कह रहा है कि 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। अब ये आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जो 1 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई कोण बनाती है, 1 मिनट में मिनट का साइन जो होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे। वो कितना बनाती है, 6 डिग्री का भैया बनाती है कोण। कितना बनाती है, 6 डिग्री का। बस हो गया क्वेश्चन। तो ये एक त्रिज्य खंड बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वो होता क्या है भैया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब भैया थीटा आपका क्या है, थीटा आपका समझ लीजिए 6 डिग्री है। ये वाला जो कोण बनना है वो 6 डिग्री का बनना है, तो हो जाएगा 6 बटे 360। पाई की वैल्यू भैया क्या होती है, होती है 22/7। तो यहां लिख दीजिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है, 14, तो हो जाएगा 14 गुणे 14। अब भैया 6 से इसको काटिए, 6 कम 6, 6 छंग 36, 60 आ जाएगा। 7 को काट लीजिए, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। अब नीचे थोड़ा सा लिख लीजिए, साफ हो जाएगा। 1/60 इंटू 22 गुणे 2 गुणे 14 है ना। अब इसको काटिए, देखिए 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 3 दूनी 6 0, 2 से इसको काटेंगे 11 आ जाएगा। अब 2 से और काट लीजिए इसको, ये आ जाएगा 15, और ये दोस्तों कितना आ जाएगा 1, 2 एक कम 2, तो बचा क्या 11 गुणे 14 ये बटे 15, यही तो बताया 11 गुणे 14 और बटे 15। तो इसको जब आप गुणा कराएंगे तो जाएगा 11 चौको 44 के 4, और 11 एक कम 11 और 4 15 भैया, 154/15 आ जाएगा। जब इसको काटें देखिए 15 दहम 150 हो गया, 15 दहम 150। अब भैया 4 बच्चा कटेगा नहीं तो पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा, बचेगा 10। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसको 15 से काट लिए, 15 छक्का 90, तो आ जाएगा 6। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10.26। अब निकाल क्या रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, 10.26 पहला ही वाला आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर में। दोस्तों ये प्रश्न ऑप्शनल के हैं, 1 नंबर के हैं, लेकिन अपने आप में महारत हासिल है इन प्रश्नों को। तो इन प्रश्नों को लगाना बहुत अच्छे से सीख ले, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको ऑप्शनल ही छका लेगा, 20 नंबर का आना है। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। दोस्तों सिंपल सा माध्यिका, बहुलक और माध्य के बीच में एक संबंध होता है, वो सूत्र होता है। क्या होता है उसको समझिए, वो होता है बहुलक। क्या होता है, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य। तो ये सूत्र होता है। तो ये आपका देख सकते हैं, ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका
सत्य है। अब प्रश्न अगला जो है वो हमारा जो है वो खंड 2 है, उसको समझते हैं। कौन सा है? खंड 2। खंड 2 का पहला का वाला, इसको कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। देखिए लिखा है चित्र में पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, और एक कोड दिया है पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। सिद्ध कीजिए कि पी त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए इसको चित्र बनाते हैं। सबसे पहले देखिए जो चित्र दिया है हमारा वो आपको ऐसे दिया हुआ है। ये एक त्रिभुज दिया हुआ है और ये एक लाइन इधर खींची हुई है और ये ऐसे है और ये टी है, ये है पी है, ये एस है, ये टी है और ये क्यू है और ये आर है। इस तरीके दिया है। तो आपको क्या करना है? दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भैया? वो दिया है पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है? और एक कोड दिया है। वो कोड दिया है पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, मतलब ये वाला एंगल क्या है? बराबर है। ये दोनों चीजें दी हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपको त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका सही होता है। तो अब क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहली बात, जो ये इक्वेशन लिखी है इसी को हम नीचे लिखते हैं पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। अब यह क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ये थेल्स थ्योरम होती है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा पी एस अपॉन एस क्यू प्लस 1 इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर प्लस 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? पी एस प्लस एस क्यू अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी प्लस टी आर अपॉन टी आर, ये हो जाएगा। अब पी एस प्लस एस क्यू कितना हो जाएगा? ये टोटल अगर भुजा देखें तो हो जाएगा P और Q। तो हम लिख सकते हैं पी एस प्लस एस क्यू को लिख सकते हैं P और Q। तो लिख सकते हैं P और Q अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी प्लस टी आर को क्या लिख सकते हैं मित्रों? देखिए पी टी प्लस टी आर, इसको क्या लिख सकते हैं? ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी? P और R हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं P और R बटे, अब एस क्यू टी आर के बराबर है। देखिए एस क्यू और टी आर के बराबर हैं, तो एस क्यू को एस टी आर लिख सकते हैं, टी आर को एस क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टी आर को हम एस और क्यू लिख लेंगे, एस क्यू लिख लेंगे। तो ये एस क्यू से एक्स क्यू क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आएगा क्या? वो आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू पी आर।
अब यहां से आप देख सकते हैं कि जब पी क्यू और पी आर के बराबर हो जाएगी तो मतलब ये वाली जो भुजा है इस वाली पूरी भुजा के बराबर हो जाएगी, तो ये जो है त्रिभुज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः, यहां पे देखिए लिख सकते हैं अतः दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ट्रिग्नोमेट्री से, तो अब क्या करते हैं उसको हल करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, वो है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा खा वाला प्रश्न है, तो इसको समझिए। देखिए इसका मान रख लीजिए तो हो जाएगा 5 इंटू कॉस 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, प्लस 4 इंटू sec 30 का मान होता है 2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान 1 होता है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसके नीचे 1 मान लीजिए, अपॉन इसका मान रखिए, ये साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस लगाइए, और कॉस स्क्वायर 30 का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, वो होता है √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा इंटू 1/4 प्लस हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसके नीचे 1 ले लीजिए, अपॉन इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 1/4 प्लस इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा √3/2, तो हो जाएगा ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, इन √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये आ जाएगा 5 इंटू 1 आ जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 और माइनस ये आ जाएगा 1/1। अब यहाँ पे आइए, ये हो जाएगा, इन दोनों में एलसीएम आ जाएगा 4 और ऊपर 1 + 3, अब ऊपर ऐसे ही वैल्यू जोड़ लेते हैं 1 और प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऊपर है वही बचेगी। तो देखिए यहाँ ऊपर क्या है, अब इसको एलसीएम इसका भी ले लीजिए, तो इसका और इसका इंटू करा लीजिए, 12 आ जाएगा आपका एलसीएम। नीचे वाला हमारा टर्म समझ लीजिए ख़त्म हो गया है, तो 12 जब एलसीएम आया है तो यहाँ पे क्या है 4, तो 4 से यहाँ इंटू नहीं कराएंगे, किससे कराएंगे 5 में 3 से इंटू कराएंगे। क्यों? क्योंकि जो जिसके नीचे होता है उसको छोड़ देते हैं, तो इसको 3 से इंटू करा लीजिए तो हो जाएगा। देखिए जैसे इसके नीचे 4 है तो 4 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, 3 से इसको इंटू करा लेंगे। अब देखिए प्लस लगाइए, फिर 16 इंटू, अब इसके नीचे 3 है तो 3 नहीं लेंगे, 4 ले लेंगे, तो हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू, अब देखिए इसके नीचे 1 है तो सीधा 12 से इंटू कराना पड़ेगा आपको, क्योंकि एलसीएम ऐसे ही लेते हैं। तो या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या एलसीएम लेके फटाफट डिवाइड करके कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 प्लस 16 16 16 32 16 33 16 चौको 64, ये हो जाएगा 64। लेकिन यहाँ पे माइनस था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस लगा लीजिए, तो जाएगा 15 + 64 - 12 बटे
12। अब क्या होगा, आप देखिए यहाँ से अगर ये प्लस और माइनस कर लीजिए तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 15 में से अगर 12 जाएगा तो बचेगा 3 और प्लस का वो भी, और प्लस 64/12। अब इसको जोड़ लीजिए, आ जाएगा 67/12। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 67/12, मतलब 67/12। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के किनारे आपस में मिले हुए हैं, इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको समझते हैं। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले कह रहा है दो घन, तो एक मान लीजिए घन ये है, ये, और इसका जो आयतन दिया है वो कितना दिया है, और V1 और V2 क्या है, बराबर हैं। तो इसका जो आयतन दिया है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है। अब इसी तरीके का एक और क्या है, घन है, उसका भी आयतन कितना है, उसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब ही है। ये दोनों एक ही तरीके से घन दिए हैं और इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्या है, क्यूब है मित्रों। अब कह क्या रहा है कि इनको जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसका आयतन होता क्या है, तो होता है आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन इक्वल टू a क्यूब होता है। तो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 64। अब इधर क्यूब है, उधर क्यूब रूट लग जाएगा, तो भैया हो जाएगा a इक्वल टू 64 और ये हो जाएगा क्यूब रूट। अब इसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो आ जाएगा a इक्वल टू, इसका क्यूब रूट निकलेगा 4, तो ये 4 आ गई सेंटीमीटर। अब ये a जो है ये भुजा होती है, क्या होती है, भुजा होती है। अब ये भी मान सकते हैं, माना किसी घन की भुजा ये है, ऐसे मान सकते हैं, माना किसी घन की भुजा a सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से। तो जो भुजा आपकी आ गई है वो कितनी आ गई है, 4। तो ये भुजा आ गई है 4। अब देखिए इसको, अब इन दोनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो देखिए मान लीजिए ये एक घन हो गया है ऐसे, ऐसे, इसी पे एक दूसरा घन बना हुआ है इस तरीके से, तो ऐसे इस तरीके से मान लीजिए ये दूसरा घन है। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो घन है इसकी जो भुजा है वो a कितनी है, ये 4 है, और इसको मिला दिया जाता है, ये भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, 8। ये दोनों को मिला लीजिए तो ये कितनी हो जाएगी, 8। समझ में आई बात। इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। अब देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 4 ही रहेगी, और इसकी हाइट मतलब जो लंबाई होगी वो भी कितनी रहेगी, वो 4 ही रहेगी। तो जो लंबाई है वो 8 आ जाएगी, जो चौड़ाई ब्रेथ होगी b का मान आ जाएगा 4, और जो हाइट होगी है ना, ऊंचाई का मान भी 4 आ जाएगा। लंबाई 8 हो जाएगी इस तरीके से, और चौड़ाई 4 हो जाएगी, ऊंचाई भी 4 हो जाएगी। अब जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आपको लगाना है। तो हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल टू होता क्या है दोस्तों, होता है 2LB + BH + HL, ये होता है।
तो अब इसमें मान रख लीजिए हो जाएगा 2, लेंथ कितनी है 8 × 4 हो जाएगा, 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 8, 4 × 8 है ना, इस तरीके से। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो हो जाएगा 2 और 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 8 चौक 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32, ठीक है। अब देखिए 2, ये जाएगा 32 और 32 हो जाएगा 64 प्लस 16, तो हो जाएगा 6 4 10 का 0 और ये हो जाएगा 6 1 7 और 1 8, 80 और ये 2। तो इसको 80 को 2 को 80 से हम क्या करेंगे गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मित्रों हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया है। तो अगर दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब अंतिम समय है और आपको बहुत अच्छी तैयारी इस चैनल पे कराएंगे। क्लास 10th के अनसॉल्व्ड को सॉल्व कराएंगे। पूरे 7 सेट हैं 2022 में जो प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों चाहे दुनिया का कोई भी आप पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो मॉडल पेपर है चाहे कोई भी पेपर है, अगर आपने 7 सेट 2022 के हल कर लिए तो आप ये समझ लीजिए मैथ में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पीछे से आगे तक उठा के देख लीजिए, चाहे मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, जितने भी टीचर मॉडल पेपर सॉल्व करवाते हैं वो सभी के सभी जो प्रश्न होते हैं वो अनसॉर्ट से लिए जाते हैं। तो अनसॉर्ट के 2021 के कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे और 2022 के प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन जो 21 का पैटर्न है वो कुछ अलग था, लेकिन 22 का पैटर्न नया पैटर्न है। तो आपको एग्जाम से पहले 2022 के सातों सेट लगा के जाना है, कसम खा लीजिए कि उसको लगाना है। और दूसरी बात है उसके साथ में जो नोट्स हैं वो बनाते चलिएगा, क्योंकि एक प्रश्न में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जी जो कि आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो फटाफट दोस्तों आप क्या करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए लिखा है अगला जो प्रश्न है वो घ वाला प्रश्न है। लिखा एक कारखाने में 50 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में है। एक कारखाने में 50 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में दिया है। सारणी में दिया है, जो सारणी है वो दैनिक आय दी है, कर्मियों की संख्या दी है, और इसमें आपको पूछ कर रहा है उपर्युक्त में से बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुलक वर्ग क्या होता है, देखिए जो बहुलक वर्ग होता है, जो इसमें नीचे कर्मियों की संख्या दी है जो सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो अगर हम इसमें बहुलक की बात करें, ये घ वाला है, तो बहुलक जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 14 दिया है, 14 दिया है तो 14 हो जाएगा। अब इसके ऊपर चले जाइए, जो एक वैल्यू लिखी है वो है 120 और है 140, ये है ना। अब इसमें इसके पहले वाली होती है ये निम्न सीमा होती है, निम्न सीमा, और इसके बाद वाली होती है उच्च सीमा। जो ये वाली होती है ये दोस्तों होती है उच्च सीमा, ठीक है। तो अब इसमें यही आपको पूछ रहा था कि निम्न सीमा और उच्च सीमा जो है निकालिए। तो यहाँ पे लिखना है बहुलक 14 हो जाएगा, उसके ऊपर देखेंगे 120 जो है हमारी निम्न सीमा हो जाएगी, उसके बाद है 140 वो हमारी हो जाएगी उच्च सीमा। अब दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है उसको समझते हैं। देखिए अगला जो हमारा खंड आ गया है वो 3 आ गया है। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये 3-4 प्रश्नों को लेकर चलेगा, वो आपको हम समझा देते हैं। देखिए
ये √2 है, यहाँ पे अगर √3 आ जाए या √5 आ जाए, √2, √3, √5, √7 क्या आ जाएगा, √7 भी आ सकता है। तो इन प्रश्नों को एक ही प्रश्न से हम समझेंगे, क्योंकि ये प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और ये खंड 3 का वाला है, पहला ही प्रश्न है। तो चलिए फटाफट समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हम परिमेय मानेंगे, उसके बाद इसको अपरिमेय, परिमेय मानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपरिमेय इसको सिद्ध कर देंगे। क्यों? परिमेय मानकर इसको गलत कर देंगे, जब गलत कर देंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा, माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 परिमेय संख्या है तो परिमेय को हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिख कैसे सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं P√2 = P/Q, यही लिख सकते हैं, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तो लिखेंगे जहां P, Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q कभी 0 नहीं होगा। इस तरीके से इस स्टेटमेंट को यहाँ सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें जो HCFO एक है ना, तो वो होती हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो अब इसको और आगे करते हैं दोस्तों, लिखेंगे दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। अब क्या यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो फटाफट इसका वर्ग कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर = P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो आ जाएगा 2/P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। अब इस वाले Q स्क्वायर को इधर ले आइए और 2 को उधर ले जाइए, मतलब ये कि Q स्क्वायर = हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखिए दिख रहा है कि जो 2 होगा वो P स्क्वायर को विभाजित करेगा। देखिए 2 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि यदि 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2P को भी विभाजित करेगा, है ना। इस तरीके से इसको लिख लेंगे, है ना। देखिए, अगर 2P स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2P को भी विभाजित करेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट मान लेंगे कि जो P होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। अगर √2 है तो P 2m के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिखते 2m। अगर P √3 है तो 3m के बराबर हो जाएगा। अगर √5 है तो P 5 के बराबर हो जाएगा। अगर √7 है तो 3 जो √7 है, √7 है, वो 7m के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करिए, इसमें इसका मान रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए। तो यहाँ से देखिए, इधर देखिए, तो हो जाएगा P का मान
ये समीकरण 1 आप मान लीजिए, तो लिख लीजिए P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख लीजिए P का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब जब समीकरण 1 में P का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा, तो हो जाएगा भैया Q स्क्वायर इक्वल टू 2m का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा, है ना। तो इसको अब हल कर लीजिए, तो इधर देख लीजिए, तो हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 2, ये भैया क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर बाई 2, 2 से काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, है ना। तो अब इस 2 को नीचे ले आइए, तो हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू m स्क्वायर। अब यहाँ से एक स्टेटमेंट क्या है और निकल के आ जाएगा, वो स्टेटमेंट क्या निकल के आ जाएगा, आएगा कि जो 2 होगा वो Q स्क्वायर को विभाजित करेगा। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 Q को भी विभाजित करेगा, है ना। अब इन दोनों समीकरण को हम मिला दें अगर, तो क्या हो गया कि लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और ये समीकरण 2 आप मान लीजिए, और 2 से समीकरण 1 और 2 से P और Q के दो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, अतः P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अतः हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है, तो लिखेंगे यहाँ से अतः हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देख सकते हैं इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। ये पूरा हमारा प्रश्न हल हो गया है। आपको ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है, देखिए इससे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ √2, √3, √5, √7 कि आप इसी प्रश्न से जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे P हमने 2m माना है क्योंकि √2 था, अगर जब यहाँ 3 हो तो P 3m मानेंगे, अगर 5 हो
3m 5m मानेंगे, अगर 7 हो तो 7m मानेंगे p। तो बस इसी तरीके से इस प्रश्न को जो है हल कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसको हम तिरछी गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा 3x, इसको इससे कराएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4y अपॉन, इसको इससे कराएंगे तो हो जाएगा 6, और ये वाला माइनस उधर भेज देंगे तो हो जाएगा -1, प्लस का है तो उधर जाएगा -का। अब इसको देखिए, इसको ऐसे ही कर लेंगे, इसके नीचे 1, इसको इससे करा लेंगे हो जाएगा 3x, इसको इससे करा लेंगे तो हो जाएगा -y अपॉन 3 = 3। अब ये वाला इधर इंटू में भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 3x और प्लस 4y = -6। ये समीकरण 1 है, और इसको इधर ही कर लीजिए तो हो जाएगा 3x - y, और ये हो जाएगा 3 × 9 तो हो जाएगा 9। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ 3x मिल रहा है, यहाँ भी 3x मिल रहा है। तो जब इसको घटाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा भैया, काम बनाना है किसी तरीके से। तो हो जाएगा 3x + 4y, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, है ना। इसको क्या कर लेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3x + y 4y = -6। दूसरा क्या है, वो है 3x - y = 9। अब देखिए, जब इस समीकरण को जोड़ेंगे नहीं दोस्तों, घटा लेंगे। क्या करेंगे, अब कर लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो जब घटाएंगे तो ये समीकरण 1 जो है हो जाएगा 3x + 4y - 6, समीकरण 2 जो है वो है 3x - y = 9। अब इनको जब घटाएंगे तो नीचे वाले के सभी के साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस। सिर्फ नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, संख्याओं के जो है चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये प्लस और माइनस घट के 0 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। ये +4y है, और इस जो प्लस है ये y के साथ जाएगा, तो +4y + y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, = -9 - 6 कितना आ जाएगा, और 9 और 6 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा -15, है ना। ये हो जाएगा। तो अब भैया 5 × 5 होता है, 5 × 3 = 15 होता है। तो y = जो आ जाएगा वो -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे भाइयों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 था क्या, वो था 3x + 4y = -6। अब इसमें मान रख लीजिए, तो y का मान जो आया है वो क्या आया है, ये 3x ऐसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 × y का मान आया -3 = -6। 4 × 3 = 12 होता है, तो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -12 प्लस माइनस हो जाएगा, गुणे में साइन माइनस का लगेगा, = -6। ये उधर जाएगा तो जाएगा 3x, ये हो जाएगा उधर जाएगा तो +12 और -6, तो हो जाएगा 3x = ± तो आ जाएगा +6। जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसका लिखते हैं, तो आ जाएगा 3 × 3 = 3 दूनी 6। तो दोस्तों x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो y का मान आया है -3, x का मान आया है 2। तो यहाँ पे अच्छा सा आंसर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, x = 2, y = -3, और इस तरीके से उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जिससे एग्जामिनर क्या हो, वो इसी को देखे और फटाक से चेक कर दे। ये सब देखने की इतनी ज़रूरत ना पड़े।
दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारा अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। मित्रों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स अक्ष बिंदुओं a -4, -3 और b 5, 2 को मिलाने वाला रेखाखंड को विभाजित करता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक मान लीजिए आपका रेखाखंड है, ठीक है, ये A बिंदु है, ये आपका B बिंदु है, ये पॉइंट है कोई x अक्ष पे जो x होता है वो x रहेगा और y हो जाएगा 0। अब एक बिंदु दिया है आपका -4, -3 और दूसरा जो बिंदु है आपका वो कितना दिया है 5, 2, ये जगह 5, 2। अब ये कह रहा है ये m1 मान लीजिए और ये m2 मान लीजिए, ये रेशियो आपका है, m1 और m2 में ये विभाजित करता है। तो दोस्तों जो y है वो 0 है, तो y के लिए हम सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा जो y इक्वल टू होता है m1 y2, क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब मित्रों जो y है वो देखिए 0 है, तो हो जाएगा 0 इक्वल टू m1 ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको x1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब इंटू y2 क्या है हमारे पास, वो 2 है, तो लिखेंगे 2 प्लस m2 ऐसे ही लिखेंगे और इंटू y1 क्या है हमारे पास -3, तो हो जाएगा -3 बटे m1 और m2 हमें पता नहीं है तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये m1 m2 इधर क्या होंगे, गुणे में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा पूरा टर्म 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 2m1 और प्लस नहीं आ जाएगा -3m2 अब दोस्तों इसको इधर ले आएंगे तो जाएगा -3m2 इक्वल टू 2m1। अब ये जब इधर का आएगा माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस। तो दोस्तों m1 और m2 का अनुपात निकालना है, तो आप 2 इधर ले आइए, m2 नीचे भेज दीजिए, तो जाएगा 3/2 इक्वल टू m1 अपॉन m2। तो जो अनुपात आ जाएगा तो आ जाएगा m1 अनुपात m2 इक्वल टू 3:2। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब मित्रों हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न को समझते हैं। वो है, 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं। कह रहा है 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु, ये एक शंकु है और इसी तरीके का एक दूसरा शंकु है, जो इनकी ऊंचाई है h, वो दोनों की h1 और h2 क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, समान हो जाएगी, ये समान ऊंचाई के हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जो शंकु होता है इसकी ये होती है h, ये होती है l, ठीक है, और ये वाली होती है, ये होती है r, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन ये त्रिज्याएं समान नहीं कह रहा है, तो ये वाली त्रिज्या r1 हो जाएगी और ये वाली ये हमारा h ही रहेगा, ये l है, और ये वाली त्रिज्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी r2 हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। अब लिखा है, उनके आधारों की त्रिज्याएं r1 और r2 कह रहा है, उन्हें गलाकर इनको पिघलाया गया है और इनको पिघलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो एक क्या रहा है, ऊंचाई इनकी समान है, ये याद रखिएगा। कह रहा है समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में इसको क्या किया गया है, परिवर्तित किया गया है। तो ये बेलन हो गया, इसकी भी ऊंचाई h ही है, इन सब की ऊंचाई h है, तो इस बेलन के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो सिद्ध कीजिए
कि बेलन के आधार की त्रिज्या आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो समझिए, वो सिद्ध करना है अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपॉन 3, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसकी आप त्रिज्या मान लीजिए, इसकी त्रिज्या आपकी है कैपिटल R, इसकी R1 है, इसकी R2 है, इसकी है कैपिटल R। अब दोस्तों जो इसका इन दोनों का आयतन होगा उसके इसके आयतन के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ प्लस लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो आयतन होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर h हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा प्लस 1/3 पाई R2 स्क्वायर h हो जाएगा। और जो इसको पिघला कर क्या बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर h हो जाएगा। कैपिटल R लिया है तो कैपिटल यहाँ पे R ही लिखेंगे, तो हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर h हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1/3 पाई और h कॉमन ले सकते हैं, 1/3 पाई h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बचेगा। इधर देखिए यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर h है। देखिए अब पाई से तो पाई कैंसिल कर दीजिए, h से h कैंसिल कर दीजिए। अब क्या बचेगा, अब फ्रेंड्स बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 3, ये 3 इसके नीचे पूरे के आ जाएगा, है ही है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा मित्रों, तो हो जाएगा R इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाई 3। तो ये आपका हो गया है सिद्ध। ये इस तरीके से इस प्रश्न को हम समझेंगे और करेंगे। अब मित्रों हम क्या करते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो मित्रों अब हम करने वाले हैं खंड 4, और खंड 4 में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की दिखाइए कि परिमेय संख्या 1351 बटे 1250 शांत दशमलव है। दोस्तों बहुत ही आसान है, ये का वाला है तो इसको समझते हैं सबसे पहले। का वाला तो ये कह रहा है शांत और अशांत है ना, तो दिया कितना है 1351 बटे 1250 बहुत आसान है दोस्तों। देखिए आपको ये याद रखना है कि शांत दशमलव के लिए, शांत दशमलव, इसके लिए क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या का जो नीचे वाली संख्या है ना, जो नीचे वाली संख्या है उसको क्या होना चाहिए, उसको होना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर m में n में डिवाइड होना चाहिए। मतलब अगर देखिए या तो 2 मतलब 2 जीरो हो सकता है, 5 की पावर कुछ हो सकती है n हो सकती है, या 2 की पावर कुछ m हो सकती है और 5 की पावर 0 हो सकता है। मतलब या तो 2 ही 2 आता है, या 5 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो वो क्या होता है, वो शांत दशमलव की श्रेणी में चला जाता है। तो सबसे पहले अगर हमें ये पता लगाना है तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम देखना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड करते हैं, इधर देखिए 12 और 50। सबसे पहले देखिए 2 से ये चला जाएगा तो 2 से काटेंगे तो जगह 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 2 से जाएगा नहीं तो 5 से काटिए तो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5। तो आप देख रहे हैं क्या आया है, आया है जो
अभाज्य गुणनखंड आए हैं, अभाज्य गुणनखंड, वो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 2 की पावर 1 और 5 की पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 आ जाएंगे। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4 आ गए। इस वाली वैल्यू को यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा 1351 बटे 2 की पावर 1 इंटू 4 इंटू 5 की पावर 4, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 5 की पावर 4। तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 4, 2 और 5 में भी ही वैल्यू टूट रही है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा शांत दशमलव। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। इनके अलावा कुछ और आता तो वहाँ पे अशांत दशमलव हो जाता। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, अतः 2 की पावर m तथा 5 की पावर n के रूप में संख्या विभाजित हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो मित्रों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, यदि बिंदु a, 0, 0, b और 1, संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। मतलब कह रहा है 3 हमारे बिंदु दिए हैं, वो कौन कौन से हैं फटाफट देखते हैं। a, 0, दूसरा क्या है 0, b, तीसरा क्या है 1, 1। ये क्या है, संरेख, मतलब एक ही रेखा में है। तो क्या कह रहा है कि सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध कीजिए 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1, है ना। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए, संरेख के लिए जो फॉर्मूला होता है 0 अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, 23, 31, 12। ठीक है, ये सूत्र ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे x1, x2, x3 रहेगा, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 12 और बीच में जो ब्रैकेट में रहेगा वो y रहेगा। अब क्या करते हैं, 0 इक्वल टू अंडर रूट x1, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। इस तरीके से x1 कितना दिया है a, तो हो जाएगा a ब्रैकेट y2 माइनस y3। देखिए यहाँ पे y2 है b और y3 है 1, तो हो जाएगा b माइनस 1। ठीक है, y2 माइनस y3, फिर से देख लीजिए b और माइनस y3 है 1 प्लस x2 कितना दिया है, देखिए x2 0 दिया है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है, देखिए x3 1 है तो ये हो जाएगा 1, y1 है 0 तो हो जाएगा 0 माइनस y2 कितना है, y2 है b तो हो जाएगा माइनस b, ये हो जाएगा। अब क्या कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा 0 इक्वल टू, अब ये वाला मान लीजिए जो अंडर रूट है ना, तो ये इधर आ जाएगा। अगर इधर इसका स्क्वायर कर लेंगे ना 0 का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये पूरा खोल लीजिए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, है ना, ये हो जाएगा माइनस ए, हो जाएगा ये पूरा टर्म 0 है तो ये जाएगा 1 को इससे कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का b, ये हो जाएगा। अब ये इस अंडर रूट को हटाएंगे, अगर इधर स्क्वायर लगाएंगे 0 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जाएगा 0 इक्वल टू ये जाएगा ए बी। अब इस वाले टर्म को हमें क्या लाना है, इधर लाना है, तो ये जो ये और ये इधर ले आइए तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू ए बी। अब पूरे ए बी को इसके नीचे अपॉन में भेज दीजिए, हो जाएगा ए बी, ए प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू ए, यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब एक एक के इधर देखिए नीचे हम लिख लेंगे अगर,
तो ए के नीचे ए बी लिख लीजिए प्लस बी के नीचे ए बी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इक्वल टू में 1 कर लीजिए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 1। इसको सही करके लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये आप देख सकते हैं, इसको सिद्ध करना कितना आसान था, बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो अब मित्रों क्या करते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो मित्रों जो हमारा अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। लिखा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए पहले चित्र इसको बना लीजिए फटाफट। देखिए ये है आपका वृत्त, ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु दिया है ओ, ये केंद्र है, और एक त्रिभुज बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये वाला कोण आपका दिया है 90 डिग्री, ठीक है। ये है Q, ये है R और ये है P। अब ये वाला भाग ऐसे शेडेड है, छायांकित है। तो कह रहा है वृत्त का केंद्र है, यदि PQ 24 है, कह रहा है P और Q मतलब ये कितनी है, ये 24 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है P और R कितनी है 7, P और R कितनी है 7 है, ठीक है। कह रहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग मतलब ये वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप समझिए इसको पहले ध्यान से। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें तो क्या हो जाएगा हमारा, उससे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा आसानी से। तो हम यही करेंगे। देखिए लिखेंगे, पहले लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, फिर लिखेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए मित्रों जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर और इसका आधा। भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त है तो इसका आधा कर दीजिए, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस त्रिभुज है समकोण, और समकोण त्रिभुज का जो सूत्र होता है 1/2 लंबाई और गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई h, है ना। तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर सोचिए अगर ये आपको निकालना है तो आपको r पता होना चाहिए। अब r कैसे पता कर सकते हैं, जब तक q और r नहीं निकाल लेते तब तक r पता नहीं चल जाएगा, तो चल पाएगा। तो q और r है क्या, q r है कर्ण, तो q r है कर्ण, तो कर्ण देखिए तो हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौको 16, किससे 576 होता है, और जो आधार है 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, है ना 49। तो इसको जोड़ लीजिए, 9 और 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 के 2 5 1 6 625। तो कर्ण इक्वल टू आ जाएगा 625 और ये आ जाएगा अंडर रूट, तो कर्ण इक्वल टू आ जाएगा 25। तो अगर ये 25 आ गया है पूरा कर्ण तो भैया ये आधी होती है त्रिज्या, ये भैया व्यास होता है ना, और ये हो जाएगी त्रिज्या, तो हो जाएगा 25/2। तो यहाँ से जो त्रिज्या r निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। अब हम मान रखना चालू करते हैं भैया, तो चलिए रख लीजिए। तो जाएगा पाई का मान होता है 22/7 गुणे ये नीचे 2 है तो 2 लिख दीजिए, और r का मान निकला है 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 इंटू लंबाई कितनी दी है भैया 24 और ऊंचाई कितनी दी है, ये है लंबाई ये है ऊंचाई समझ लीजिए। तो ये हो जाएगा 24 × 7, ठीक है।
अब इसको काटेंगे तो काट लीजिए, तो इसको काटेंगे अगर तो 2 से ये तो कट जाएगा, 2 एक कम 2, ये जाएगा 11, 7 से ये सब कटेंगे नहीं तो हो जाएगा 11 गुणे 25 गुणे 25 और बटे 7 दूनी 14, ये जाएगा 7 गुणे 2 गुणे 2 माइनस ये जाएगा 2 एक कम 2, ये जाएगा 24 को काटोगे आ जाएगा 12, 12 सत्ते 84, ये हो जाएगा 84। अब इसको हल करना तो इसको काटिए, 2 से इसको काटिए, ये जाएगा 12.5, ये भी 2 से काटिए, ये भी आ जाएगा 12.5। ठीक है, अब क्या आ जाएगा इधर लिख लीजिए, 11 गुणे 12.5 गुणे 12.5 बटे 7 माइनस 84। दोस्तों अब इसको गुणा करके कर लीजिएगा, है ना। तो इसको अब आपको गुणा करके कर लेना है, इसी तरीके से आगे हो जाएगा। तो मित्रों ये हमारा जो प्रश्न था ये खंड 4 का लास्ट प्रश्न था। अब दोस्तों हम अगले जो प्रश्न है वो अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आप चैनल पे हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपको मैथ के पेपर से पहले 7 सेट हल करके जाने हैं। ये गारंटी लेता हूं, आपका 90% पेपर इन 7 सेटों में से ही आएगा। हर बार का नियम है, बोर्ड के पेपरों का हर बार का नियम है, कान खोल के सुन लीजिए। तो चलिए।